Hello everyone, welcome to the School of Statecraft and welcome to another topic Uniform Civil Code, Article 44, we call it UCC. This topic we are going to discuss comprehensively for your polity mains examination and इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस लेक्चर सीरीज के बारे में आपको बता दूं. सो दिस इज माय 13th लेक्चर. ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं. सो अगर आपने ये 12 लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दोज लेक्चर्स, एक सीक्वेंस में देखिए सो बेटर होगा. सेकेंड थिंग क्या है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना. ऑल्दो वी विल आल्सो प्रोवाइड यू शॉर्ट नोट्स, बट बेटर ये होगा कि आप अपने हैंड रिटन डिजिटल वट एवर वॉट यू वांट एक शॉर्ट नोट्स रखे रहना, जो कि एक्चुअली डी डे में वही काम आता है. एंड थर्ड, हम इसमें 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो बच जाएगा लास्ट में कर देंगे. एंड वी विल फिनिश दिस एंटायर मेंस पॉलिटी कोर्स बाय September 2026. So if you are preparing for 2027, 28, so you people can follow it. Correct? So ये सारी चीजें करेंगे प्लस entire PYQ, each and every question of the polity means PYQ we will cover here completely thoroughly. So एक भी नहीं छूटेगा इधर से. ये सारी चीजें हम यहाँ करेंगे, बट बेटर ये होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड लेक्चर को थोड़ा सीक्वेंस में देखो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. बिकॉज कोई केस लॉज होंगे, मैं पहले ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में भी हो सकता है कम एक्सप्लेन करूं. अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, UCC. UCC is a part of your directive principle of state policy. If something is mentioned in directive principle of state policy, that means that part is not enforceable, non-enforceable in nature before the court of law. But that's a different issue. The basic purpose of UCC is all about to replace the fragmented religious personal laws. So हिंदूज के अपने लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियन के अपने लॉज हैं, पारसीज के अपने लॉज हैं. इन सारे सिविल इश्यूज, सिविल लॉज को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, एक यूनिफॉर्म इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे टू डील विथ मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस राइट की जो चिल्ड्रन के हैं, एंड टू अप्लाई ऑल सिटीजन्स इक्वली टू इंश्योर द जस्टिस, इक्वल सोसाइटी. सो द बेसिक पर्पज यूसीसी का यही है, टू इंश्योर द जेंडर जस्टिस, टू इंश्योर द इक्वलिटी अमंग मेल एंड फीमेल, ताकि सबको राइट मिले, सक्सेशन का राइट इक्वल हो, डिवोर्स का इक्वल राइट हो. अगर आपको पता है कि डिवोर्स का राइट कहाँ चैलेंज होता है सबसे फर्स्ट टाइम, शाहबानो के केस में, सारा बानो के केस में, शाहबानो का केस, शाहबानो केस 1985. आप देखते हैं यहाँ मेंटेनेंस वगैरह, एलुमिनी वगैरह का डिस्प्यूट रहता है. सायरा बानो का केस आप देखते हैं 2017 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को इनवैलिड कर देता है. तो इन सब लॉज में आप देखते हैं कि कैसे ये इनजस्टिस क्रिएट करता है, इनइक्वलिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में, और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें एक हार्मोनाइज्ड फॉर्म में एक यूनिफॉर्म लॉ चाहिए. वी कॉल इट यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 44 of the Constitution says the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This is the duty, because the DPSP is the fundamental of the governance in the country. So ये स्टेट की डायरेक्शन है. डायरेक्टिव्स टू whom? डायरेक्टिव्स है किसको? ये स्टेट को डायरेक्टिव है कि टू इंश्योर, टू क्रिएट, टू सिक्योर a uniform civil code for the citizen of this nation. Okay, so this is the basic objective idea behind uniform civil code. So आप देखते हैं डिफरेंट लॉज हैं. हिंदूज में आप हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू ही जैन्स को भी रेगुलेट होते हैं, बुद्धिस्ट सिख भी उसी के अंडर में रेगुलेट होते हैं. वी हैव हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वी हैव हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो आप उसमें देखते हैं कि स्ट्रिक्ट मैंडेट है मोनोगमी का. को पार्सिमनी राइट जो कि प्रॉपर्टी राइट है, वो विमेन को है, हिंदू मैरिज एक्ट में 2005 में ऐड हो गया. मुस्लिम में आप देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, वी कॉल इट शरीयत लॉ 1937, उसमें हम देखते हैं पॉलीगैमी लीगली परमिटेड है. तो एक जगह मोनोगमी है, एक जगह पॉलीगैमी है. ये
डिस्प्यूट ये क्रिएट करता है टू क्लास ऑफ सिटीजन। एंड सेकंड थिंग, व्हेन यू आर allowing the polygamy, it also creates inequality, violates the article 14 एंड 15 बिकॉज यहाँ वुमेन को राइट नहीं है। सो ये पॉलीगमी की अपनी प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 जो कि उनकी मैरिज को रिकॉग्निशन देता है, इट गवर्न्स द मैरिटल रजिस्ट्रेशन। बट वहीं सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वो सक्सेशन डील करता है। क्रिश्चियन का, पारसिस का, जूस का, इनका जो सक्सेशन है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डील करता है। बट मैरिज इनका स्पेशल है। मैरिज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के थ्रू एंड द पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग पारसी का डील करता है। बट सक्सेशन 25 में डील होता है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेजर डिबेट रही है। हम एक बार बैक जाके देखते हैं कि उस टाइम पर क्या थी, क्या डिबेट थी, इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करने को सोचा जा रहा था एंड फाइनली ये कहाँ लैंड किया। So K.M. Munshi, who was a member of Constituent Assembly, K.M. Munshi was a staunch believer and advocator to introduce Uniform Civil Code as a fundamental right, as a proper right. So K.M. Munshi says many among Hindus, Muslims who did not like a UCC because they feel that personal laws of inheritance, succession, etc. is really part of their religion. But is that case you can never give equality to women? क्योंकि अगर आप उनको कल्चरल लॉज के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे तो जस्टिस नहीं इंश्योर होगा, विमेन का राइट इंश्योर नहीं होगा, तो एक प्रॉब्लम है। एंड दिस इज व्हाई टू इंश्योर द इक्वलिटी among women and men, K.M. Munshi basically proposes that yes, we need to introduce uniform civil code and this is a high time. Since beginning he was thinking about. Dr. Ambedkar वहीं एक ambivalent position लेते हैं कि yes, he supported the idea of uniform civil code and says कि this is a pragmatic idea, rational idea, but we need a cautious path. The idea to implement the uniform civil code should be voluntary in nature. This should come directly not from the state, कि स्टेट को इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी को इसको इम्ब्रेस कर लेना चाहिए और सोसाइटी जब प्रिपेयर हो जाएगी देन स्टेट शुड इंटरवीन एंड फ्रेम द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया एक एम्बिवेलेंट पोजीशन पर था, एक जस्ट मिडवे था। ऑन द अदर हैंड के एम मुंशी, यू विल सी सिमिलरली सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी Iyer, he was also supporting the idea of K.M. Munshi. So finally क्या होता है कि the committee was headed by सरदार वल्लभ भाई पटेल and 5:4 की मेजॉरिटी से क्या होता है कि UCC पार्ट 4th में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एज ए DPSP अंडर 44th आर्टिकल। सो बाद में जब ये ऐड कर दिया जाता तो ये हो जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब स्टेट सोचेंगे, वो कैपेबल होंगे, जब सोसाइटी मैच्योर हो जाएगी देन वी विल इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो वहां वो डीपीएसपी में हो जाता है। अदरवाइज उसका एक आइडिया था कि उसको फंडामेंटल राइट वगैरह में कहीं पुट कर देते हैं, इधर एक इन्फोर्सेबल राइट कर देते हैं। सो दिस वाज द डिबेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो राइट नाउ वी हैव इन आर्टिकल 44 एज अ नॉन इन्फोर्सेबल क्लॉज। तो आज देखते हो स्टेट जो स्टेट्स हैं लाइक उत्तराखंड यू विल सी, देन अभी आप देखते हो असम है, गोवा ऑलरेडी पहले है, गुजरात इज आल्सो थिंकिंग अबाउट, एमपी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट, वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट्स भी आज रीजनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग अबाउट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड दिस इज व्हाई इन न्यूज। डिफरेंट लॉज क्या हैं, इसमें क्या इश्यूज हैं, तो देखो जो 1955 का मैरिज एक्ट है एंड 1956 का सक्सेशन एक्ट है। हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो गर्ल्स का प्रॉपर्टी राइट था वो पहले नहीं था, इसको हमने क्या किया 2005 में अमेंड किया है 1956 सक्सेशन एक्ट को, और हमने इक्वल को पार्सनली राइट दे दिया, बर्थ राइट दे दिया किसको, डॉटर को भी, इन अनसेस्टर प्रॉपर्टी अलोंग साइड द सन। तो हाफ ऑफ प्रॉपर्टी जितना सन का है उतना ही डॉटर का है। हमने 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंडमेंट कर दिया।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो होती है जो कि जिसमें प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन चलती है, एक कर्ता होते हैं, हेड होते हैं, और एक ब्लड लाइन होती है। वी कॉल देम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका आइडिया बेसिकली टैक्सेशन वगैरह के लिए हमने इवॉल्व किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन होते हैं, टैक्स एग्जम्पशन होता है, असेट मैनेजमेंट, जॉइंट असेट मैनेजमेंट होता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर होगी। उसकी इजीनेस के लिए हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इवॉल्व किया है। उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के लिए भी इजी हो जाता है, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं। सो दैट इज द पर्पज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो उसमें भी हम इनको कंसेशन देते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉस के थ्रू, कि इनका स्पेशल राइट्स है। ओके, मैरिज एक्ट में कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है। दिस इज ऑल अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मुस्लिम में शरीयत लॉ चलता है, द शरीयत लॉ 1937, वी कॉल इट मुस्लिम पर्सनल लॉज। अब मुस्लिम पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम यह है कि इनमें जो डॉटर का राइट है, प्रॉपर्टी राइट है सक्सेशन का, उसमें वो सन का हाफ मिलता है। दैट मीन्स अगर 100 है तो 100 में अगर सन का 50-50 है तो उनका 25%। दिस 25% आप देखोगे उत्तराखंड के केस में था। ठीक है, तो जितना सन को मिलता है उसका हाफ डॉटर को मिलता है। दिस इज ए जेंडर डिस्पैरिटी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। So mathematically fixed to be exactly half daughter's share what son inherits in a similar heir capacity. So this creates gender disparity. It also violates Article 14 and 15. 15 discrimination based on sex, that is a ground. So it violates the fundamental right of girls. Shariat succession principle वो मैथमेटिकली फिक्स्ड होता है। तो जो मुस्लिम क्रिश्चियन लॉज होते हैं ये ब्लड लाइन को क्या करते हैं, सक्सेशन में फॉलो करते हैं। हमने देखा कि सक्सेशन हिंदू में कैसे था, जो 1956 का लॉ था, इसको हमने 2005 में अमेंडमेंट करके इक्वल को पार्सनली राइट दे दिया डॉटर को भी। लेकिन जब इनमें सक्सेशन होता है, मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में, जूइश में, ये ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, और अगर आप क्लोज नहीं हो ब्लड लाइन के तो आपको उतना इक्वल राइट नहीं होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। वो मैथमेटिकली फिक्स्ड होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट ऑन द प्रॉक्सिमिटी एंड डिग्री ऑफ हेयर। दिस वायलेट्स बेसिकली द राइट टू इक्वलिटी। ये और कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब इसमें एडॉप्शन का इशू आता है। एडॉप्शन का क्या इशू है? सी, एडॉप्शन का हिंदू मैरिज एक्ट में तो ठीक है, और अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है हिंदू मैरिज एक्ट में तो वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स उसका प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर रहेगा। अब एडॉप्शन का क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम में कोई सेपरेट लॉ नहीं है, तो ये एडॉप्ट कैसे करते हैं चाइल्ड? ये एडॉप्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू 2015। अब ये जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के थ्रू तो एडॉप्ट करते हैं, जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है बाय द वे कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड के इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा उसका भी होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इनके जो पर्सनल लॉज हैं मैरिज के, वो ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, तो इसमें कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है। तो सक्सेशन में जो होता है ये डिस्प्यूटेड होता है, क्योंकि इनका जो पर्सनल लॉ है ये ब्लड लाइन फॉलो करता है, तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड को सक्सेशन राइट देता ही नहीं है। सक्सेशन राइट, इनका जो रिमेनिंग सक्सेशन राइट है उस इंडियन सक्सेशन राइट एक्ट 1925 से डील होता है। तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो गया, पारसी का हो गया, मुस्लिम का हो गया, इस सक्सेशन एक्ट 1925 में डील होता है कुछ कुछ पार्ट्स। बट प्रॉब्लम इसमें यही है कि जो उनके मैरिज लॉज होते हैं वो क्या करते हैं कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। जुवेनाइल जस्टिस में चाइल्ड अडॉप्ट किया गया, बट उसका क्या है कि बायोलॉजिकल आल्दो रिकॉग्निशन होती है, बट उसको सक्सेशन में राइट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। बहुत सारे आर्काइक लॉज मदर के ये है कि जैसे क्रिश्चियनिटी और जूइश में ये है सक्सेशन 1925 एक्ट में कि जो मदर होती है उसका लीगल राइट प्रॉपर्टी में नहीं होता है अगर सन की डेथ हो जाती है और फादर स्टिल अलाइव।
तो अगर फादर जिंदा है अभी और सन की डेथ हो गई तो मदर का क्या होता है कि प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता है। सो ऐसे भी रूल्स हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो एक चीज यहाँ मिल रहा है कि बहुत ही आर्काइक लॉज फ्रेम हुए हैं, इसमें वायलेशन है बेसिक बेसिक फंडामेंटल राइट्स का, विमेन का राइट्स वायलेट होता है। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाई वी नीड्स uniform civil code, because to ensure the justice, to ensure the equity among the people, especially with women. एडॉप्शन हमने पहले डिस्कस किया कि एडॉप्शन और मैरिज एनोमलीज है क्या, कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू तो चाइल्ड एडॉप्ट हो गया, बट जब सक्सेशन की बात आई इंडियन सक्सेशन एक्ट में 1925 में, तो हिंदू में तो एडॉप्शन 1956 एक्ट के थ्रू तो हो गया, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में, जुइस में ये ब्लड लाइन को फॉलो करने लगते हैं सक्सेशन में, तो प्रॉब्लम होने लगती है। और ऑलरेडी ब्लड लाइन में भी इवन आप देखोगे तो जो डॉटर होती हैं उनको हाफिज से एयर है, तो ये भी और चैलेंजिंग हो जाता है। सो ये मेजर प्रॉब्लम है। गोवा का सिविल कोड अब जब आप देखते हैं तो उसमें तो एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। गोवा एक मॉडर्न सोसाइटी, काफी एजुकेटेड सोसाइटी, बट बहुत ही आर्काइक लॉ वहां अभी भी प्रेवलेंट है। एंड द आर्काइक लॉ इज अबाउट पॉलीगैमी बाइगैमी। although polygamy जनरल लेवल पे नहीं प्रेवलेंट है, बट एक्सेप्शन क्लॉज है। polygamy is legally allowed exclusively for Goan Hindus under a specific customary condition। वो customary condition क्या है कि wife does not conceive child by the age of 21 or wife does not conceive a male child by the age of 30। इस सिचुएशन में हस्बैंड को सेकेंड मैरिज का परमिशन है। दैट मीन्स बाइगेमी यहाँ अलाउड है, पॉलीगेमी अलाउड है। सो ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, उसको कस्टमरी प्रैक्टिस वो बोल देते हैं। अदरवाइज ये वायलेट करता है डिग्निटी ऑफ वुमेन। We need to weed out such practices from our religion, from our marriage laws, or for that what we need either to weed out these practices or to form a uniform civil code। करेक्ट। सिमिलरली आप देखते हैं तलाके बिद्दत वगैरह, जब सारा बानो के केस में तलाके बिद्दत इन द सेंस कि तलाके बिद्दत होती थी इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक। तो आप सारा बानो के केस में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको 2017 में इसको इनवैलिड कर देता है। तो तलाके बिद्दत आप देखते हैं, अभी इद्दत पीरियड अभी भी है। व्हाट इज इद्दत पीरियड? इद्दत पीरियड ये होता है कि मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है फॉर मुस्लिम विमेन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद भी एक कूलिंग पीरियड होता है, लेट सपोज 4 मंथ का कूलिंग पीरियड। ये बेसिक पर्पज यही है कि मे बी रिकंसिलिएशन हो जाए बिटवीन स्पाउसेस, तो इसीलिए हमने 4 मंथ का कूलिंग पीरियड बनाया है कि मे बी हो सकता है मैरिज डिसॉल्व हो जाए, 4 मंथ फिर से उनको कूलिंग पीरियड दे दें, तो मे बी रिकंसिलिएशन हो जाए और फिर से वो मैरिज में फिर से आ जाएं, फिर से बैक हो जाएं, रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो जाए। इसलिए हमने कूलिंग पीरियड दे रखा है इद्दत पीरियड में, जो कि अभी भी चलता है। तलाके बिद्दत अभी इनवैलिड है बिकॉज ऑफ द सारा बानो केस। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज इलीगल, इनवैलिड। ओके, सो ये कुछ कुछ लॉज हैं, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ तो बहुत आर्काइक हैं, कुछ तो अगेंस्ट पूरी वुमेन कम्युनिटी के ही चले जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है, इनहेरिटेंस राइट नहीं है, अडॉप्शन का इशू है, अडॉप्टेड चाइल्ड का इनहेरिटेंस का सक्सेशन का राइट नहीं है, एंड दिस इज व्हाई वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो द बेसिक core imperative for UCC, why do we need uniform civil code? The idea behind uniform civil code, first of all, it is a constitutional mandate because
Article 44 directly says the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. And second, this will ensure gender justice. Gender justice किस केस में? एलमनी वगैरह के केस में, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस राइट, सक्सेशन राइट, जो भी है हर जगह will ensure gender justice. This will promote national unity as well, because replaces fragmented personal laws with unified standards, reduce social, legal, communal divisions. आप देखोगे जो सेक्टेरियन वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो भी टू सम एक्सटेंट reduce हो जाएगी. This will ensure the cohesive identity of this nation. And preamble of the Indian Constitution also envisages unity and integrity of the India. ठीक, fraternity of this nation. So ये नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करेगा. एंड दिस इज व्हाई वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड. इन लैंडमार्क केस, शाहबानो केस, दैट टाइम सीजीआई मिस्टर वाई चंचूड़, फादर ऑफ डी.वाई. चंचूड़, सुप्रीम कोर्ट सेड कि कॉमन सिविल कोड would help the cause of national integration. The idea of preamble, by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. ठीक है, तो वही आइडिया जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है, यूनिटी इंटीग्रिटी का आइडिया है. द मोमेंट वी विल क्रिएट अ यूनिफॉर्म इकोसिस्टम इन मैरिज और इनहेरिटेंस राइट में, तो उससे क्या होगा कि एक नेशनल कोहेसिवनेस आएगी, नेशनल यूनिटी आएगी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा. शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को टू फ्रेम यूनिफॉर्म सिविल कोड एज सून एज पॉसिबल. देन इसी आइडिया को फिर से सुप्रीम कोर्ट रिटेरिएट करता अगेन इन सरला मुदगल केस. सरला मुदगल केस में बाइगेमी का इशू था. बाइगेमी इन द सेंस कि जो फेन्ड कन्वर्जन होता है. फॉर एग्जांपल, कोई हिंदू पर्सन है और अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू आपको मोनोगेमी अलाउड है, बट आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, बट फर्स्ट मैरिज को ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आप इसमें डिवोर्स नहीं दिए हो, यहाँ फिर से मैरिज करना चाहते हो. तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो कन्वर्ट हो जाते थे. लेट सपोज आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए. अब इस्लाम के जो लॉज हैं ये पॉलीगैमी को अलाउड करते हैं, और जब आप पॉलीगैमी, तो आप यहां सेकंड मैरिज कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट से दिस इज कंप्लीटली इलीगल, इनवैलिड. ये नहीं हो सकता कि जस्ट आप कन्वर्ट इसलिए हो जा रहे हो कि आपको बाइगेमी परस्यू करना है, आपको पॉलीगेमी परस्यू करना है. ऐसी मैरिज इनवैलिड होती है. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, ए हिंदू हस्बैंड कन्वर्टेड टू इस्लाम solely just to bypass bigamy prohibition and marry a second time without legally dissolving the first marriage, that is completely illegal. Supreme Court said कि conversion does not automatically dissolve a Hindu marriage. Therefore, the second marriage is completely void under section 494 of the IPC. And court requested the state to frame UCC as soon as possible, because to prevent such tactical exploitation of personal laws, people generally कुछ ना कुछ लूपहोल पा जाते हैं, and that violates the women's fundamental right. तो सरला मुदगल केस में कोर्ट बहुत ही क्लियरली, कैटेगोरिकली ये बोलता है कि पार्लियामेंट एज सुन एज पॉसिबल यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दे. ओके, एंड तब से आप देखते होंगे कि रेगुलर ये आइडिया कहीं ना कहीं न्यूज में रहता ही रहता है. गोवा में आप देखते हैं ये 1867 से ही ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. सो पोर्चुगीज थे, उन्होंने अपना सिविल कोड बनाया था. सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, कॉमन प्रॉपर्टी रूल्स. बट वही है कि माइनर एनोमलीज हैं कि लाइक कि वाइफ का जो बाय द 30 एज में अगर चाइल्ड नहीं होता है तो फिर पॉलीगैमी अलाउड हो जाती है. तो थोड़े थोड़े इश्यूज हैं. उत्तराखंड में अगेन इन 2024 दे पास्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस which basically codified uniform civil code and bans polygamy completely. It establishes gender equal property inheritance हो गया यहाँ, and it mandates the registration of live-in relationship. ये important thing है क्योंकि live-in relationship का हमने uniform civil code में क्या किया कि recognition देना start कर दिया. Okay, so ये सब case study है. Similarly आप असम देखोगे, गुजरात भी आप देखोगे, MP is also thinking about, West Bengal is also thinking about, these states also will implement uniform civil code in future. They are also thinking about it. असम वगैरह तो मूव भी कर गए हैं.
बट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, रोड ब्लॉक्स, एंड द फर्स्ट मेजर चैलेंज इज द डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी डिबेट. इंडिया इज ए डाइवर्स सैलेड बाउल नेशन, और इतनी डाइवर्सिटी में ऐसे यूनिफॉर्म अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्रिएट करना अपने आप में एक बड़ी डिफिकल्टी है. जहां इतनी ट्राइब्स हैं, एससी एसटी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, तो सबके अपने लॉज हैं. ऑन द अदर हैंड, we have recognized all those communities under article 29, 30. We have the religious freedom. People have the right to propagate, practice their religion under article 25, 26. ऐसे केसेस में how to balance the freedom of religion, freedom of minorities, and पैरेलली हम कैसे एक यूनिफॉर्म इकोसिस्टम कैसे लेकर आएंगे, ये एक मेजर चैलेंज है. दिस इज द मेजर डिलेमा फॉर स्टेट, हाउ टू बैलेंस इट. And there is a federal dilemma as well, because marriage is a subject which falls under the concurrent list. तो स्टेट एक्सपेक्ट करता है कुछ तो पावर हमारे पास रहेगी. सो आप देखेंगे स्टेट्स लाइक नागालैंड अंडर आर्टिकल 371 स्पेशल स्टेटस है. समटाइम्स आप देखते हैं तमिलनाडु वगैरह भी अपोज करने लगता है. अर्लियर देयर वाज वेस्ट बंगाल. सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ तो राइट मिल जाएगा मैरिज में, हमारे अपने लॉज रहेंगे. बट जब यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंट्रल फ्रेम कर देगा तो इनके मैरिज पर से अपनी पावर लूज हो जाएगी. सो वो भी एक फेडरल डिस्प्यूट है. यहाँ नागालैंड स्ट्रांगली रजिस्ट कि हमारे अपने कस्टमरी लॉज हैं, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट रिकॉग्निशन है. व्हाई शुड आई फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हिच इज मेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट. सो इनकी अपनी प्रॉब्लम है. लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन 2018 में जो अपनी रिपोर्ट देता है, Law Commission categorically said कि neither necessary nor desirable uniform civil code right now. But Law Commission also suggested what we need. We need to weed out the illiberal practices. Illiberal practices in the sense कि जैसे साबानों के केस में हमने मेंटेनेंस एलिमनी का इशू सॉल्व कर दिया, although that was overturned by the government, the then Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi. Similarly हमने ट्रिपल तलाक का इशू क्या किया, सॉल्व कर दिया. दैट इज तलाक की बिद्दत, इंस्टेंटेनियस तलाक 2017 में सारा बानो के केस में. सो ऐसे जो कल्चरल राइट्स हैं, फॉर सिमिलरली हमने क्या किया, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था 1956 उसको 2005 में हमने अमेंड किया और डॉटर्स का भी इक्वल शेयर कर दिया. लॉ कमीशन सजेस्टेड कि ऐसे रिफॉर्म्स क्या करें कि हम इंडिविजुअल क्या करें, एक्ट वाइज जिनके जिनके पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम है वहां एक्ट वाइज क्या करें, उसको अमेंड कर दें. तो ओवरऑल ये एक लिबरल हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा और सबको इक्वल राइट भी हो जाएगा, विमेन का भी राइट इंश्योर हो जाएगा. दैट आइडिया सजेस्टेड बाय लॉ कमीशन. और लॉ कमीशन आल्सो सजेस्टेड कि जो बेसिक चीजें हैं जैसे रजिस्ट्रेशन मैरिज हो गया और मिनिमम एज हो गई, जो बेसिक चीजें इनको एटलीस्ट यूनिफॉर्म कर दें, रेदर देन कि पूरा एक होलसम यूनिफॉर्म करने की जगह हम थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं कि कंसेंट का राइट हो गया, देन उसके बाद अब मिनिमम एज का राइट हो गया, ये सब बेसिक चीजें इंश्योर कर सकते हैं एटलीस्ट. सो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड. चैलेंजेस तो हैं इसमें, चैलेंजेस डाइवर्सिटी का इशू है, फेडरल का इशू है, लॉ कमीशन का इशू है. इशू ये है कि कैसे आर्टिकल 14 और 15 को बैलेंस करोगे आर्टिकल 25 से. ये भी एक मेजर इशू है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ये इक्वलिटी देता है. एक जगह तो जस्टिस की बात है, इक्वलिटी की बात है, जहां विमेन का राइट वायलेट हो रहा है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है. एक जगह फ्रीडम का राइट है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 29, 30 भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि माइनॉरिटीज को राइट देता है. तो अपने अपने इश्यूज हैं. बट वे आउट क्या हो सकता है इसका? सिंपल सा वे आउट ये है कि ब्रॉड कंसल्टेशन होना चाहिए, एक ओपन इंडेड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग डिबेट होनी चाहिए जहां हम ट्राइबल को इनवाइट करें, रिलीजियस स्टेक होल्डर्स, रिलीजियस हेड को इनवाइट करें, क्लर्जी क्लास जो है उसको इनवाइट करें, एंड देन डिबेट डिस्कशन कम टू द फाइनल कंक्लूजन. एक वे आउट ये हो सकता है. प्रोफेसर योगेंद्र यादव सजेस्टेड वही लॉ कमीशन वाली बात कि जस्ट वीड आउट द illiberal practices. कि जैसे हमने रिफॉर्म किया हिंदू मैरिज एक्ट को, सक्सेशन एक्ट को,
हिंदू सक्सेशन एक्ट को, वैसे हमें मुस्लिम पर्सनल लॉज में भी रिफॉर्म कर देने चाहिए, क्रिश्चियन एक्ट में भी, मैरिज एक्ट में रिफॉर्म कर देने चाहिए। अदर कोई माइनॉरिटीज एक्ट ऐसे जो इलिबरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तलाक वगैरह को, जैसे तलाक बिद्दत वगैरह को हमने सॉल्व कर दिया, तो अभी जो इद्दत का पीरियड है, अगर हमें इसको रेशनलाइज करना है या कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। गोवा का जो प्रॉब्लम है, वाइफ वाला इशू, जहां पॉलीगमी प्रेवलेंट हो जाती है, उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। केस बाय केस रिफॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम के केस में हम क्या कर सकते हैं कि मुस्लिम के केस में रिफॉर्म कर सकते हैं कि डॉटर को इक्वल राइट दे सकते हैं प्रॉपर्टी में। सिमिलरली एडॉप्शन में इशू है, हम इसको कर सकते हैं कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड के इक्विवेलेंट उसका राइट होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी में रहे, किसी भी रिलीजन में रहे, तो उसको इक्वल राइट होना चाहिए। तो ये जो इलिबरल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं इन एक्ट्स में, पर्सनल लॉज में, हम उस वन बाय वन को क्या करें, रिफॉर्म करते, रदर देन के होलसम इंपोज करने चले जाएं, जो कि थोड़ा सा कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया इट्स वेरी डाइवर्स कल्चर, और उसको एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर में ले आना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एनसीआरडब्ल्यूसी सजेस्टेड कि एक इंटरफेथ कमीशन फ्रेम कर दो, जहां हम पहले डिबेट करें, डिस्कस करें, बाद में कंक्लूजन में आए, सारे रिलीजियस ग्रुप क्या क्या उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, देन कंसेंसस बेस्ड एक्सरसाइज। एंड सम पीपल आल्सो सजेस्ट कि फोकस ऑन एजुकेशन अवेयरनेस, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी सेज कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो हम एक बार ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर देंगे तो लोग चीजों को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेंगे, इतना तो बड़ी बात है नहीं। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज लिटरेसी। हाँ, ये सब अगर दूर हो जाएंगी तो काफी हद तक प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगी, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सम पीपल सजेस्ट कि स्टेट डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए, स्टेट डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए टू रिफॉर्म द इलिबरल प्रैक्टिसेस, टू रिफॉर्म सच मैरिज लॉज। क्योंकि स्टेट के इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल लोग ये बिलीव करते हैं कि लाइक सती थी हिंदू में, डाउरी वगैरह थी हिंदू में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली ये रिफॉर्म हो गई। क्यों ना ऐसे मैरिज लॉज में, पर्सनल लॉज में स्टेट का इंटरवेंशन हो, और जब स्टेट इंटरवीन करके रिफॉर्म कर देगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो स्टेट का इंटरवेंशन नेसेसरी है, और जब तक स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता है तो ये जो पर्सनल लॉज हैं, रिलीजियस लॉज हैं, ये रिफॉर्म नहीं होंगे। तो कुछ आर्गुमेंट ये भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें लगता है काफी कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। केसेस वगैरह जो थे, 2 केस इज मोर देन एनफ। कि सुप्रीम कोर्ट 1985 केस, दैट इज अ साबानो केस। साबानो के केस में जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सेड कि इट इज अ मैटर ऑफ regret that कि article 44 has remained still a dead letter. We need to implement immediately, we need to as soon as possible, we need to form uniform civil code, and he requested parliament कि जितना जल्दी हो सके फ्रेम कर दिया जाए। Okay, and then the second case was सरला मुदगल केस 1995। तो ये 2 केसेस याद रखेंगे, एनसीआरडब्ल्यूसी की इंटरफेथ कमीशन याद रखेंगे, योगेंद्र यादव सर का आर्गुमेंट याद रखेंगे। सो मोर देन एनफ है। सो अब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो बट इससे पहले आप जस्ट पॉज कर लो एंड 9-10 मिनट में आप क्या करो, ये आंसर खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? द क्वेश्चन इज डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन्स ए यूसीसी प्रोवाइडेड इन द डीपीएसपी। आप इसको एक इंट्रोडक्शन लिखो, जैसे वो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सेम वही रहेगा, क्या पर्पज है, किस आर्टिकल में है, जस्ट आप उसको इंट्रो में। देन एक माइक्रो डायग्राम सिग्निफिकेंस का बना दो, एंड देन बॉडी पार्ट कि क्या ये प्रॉब्लम है, कौन कौन से फैक्टर हैं, एंड देन फाइनली बे आउट अ कंक्लूजन। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 9 to 10 मिनट एंड ट्राई टू राइट डाउन दिस आंसर एंड देन मूव करना। आई होप यू पीपल हैव डन इट ऑलरेडी। सो नहीं भी किए होगे, थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, बट कोई ना, चलते हैं आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन यही था कि इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग सिटीजन ए यूसीसी एज प्रोवाइडेड इन द डीपीएसपी। क्या प्रॉब्लम है, क्या फैक्टर हैं जो प्रिवेंट करते हैं स्टेट को?
सो सिंपल इंट्रोडक्शन ये है, जूम करते हैं थोड़ा सा, यस। सो इंट्रोडक्शन इसका सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे, एज पर आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय रिप्लेसिंग फ्रेगमेंटेड रिलीजियस पर्सनल लॉज। यही आप इमीडिएटली एग्जांपल दे देना, उत्तराखंड का स्टेट लेवल पे दे देना, गोवा का भी दे देना, दो स्टेट का ऐसे सिंपल एग्जांपल दे देना। आज दो एग्जांपल बेटर होता है कि आप बॉडी में दे दो, बट वहां भी दे सकते हो। सिग्निफिकेंस एक माइक्रो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, आल्दो क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट दिस सिग्निफिकेंस, लेकिन अब आप सिर्फ चैलेंजेस लिख के छोड़ नहीं दोगे आंसर में, आप एक छोटा सा दिखाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। सो इट विल हार्मोनाइज द सिविल लॉज लाइक मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन। इट विल प्रमोट जेंडर इक्वलिटी था आप आर्टिकल 14 एंड 15 यहाँ लिख देना, क्योंकि यहाँ आप सक्सेशन राइट लिख देना, या आप यही एग्जांपल लिख देना, फॉर एग्जांपल 2005 प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसका एग्जांपल लिख देना। इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेसिव आइडेंटिटी, द आइडिया एनविसाज्ड बाय प्रेम्बल, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये वाला। सो उत्तराखंड, असम, दे हैव इनेक्टेड इट। नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच इनहिबिट स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग यूसीसी। क्या क्या फैक्टर हैं? पहला यही है, द डिलेमा ऑफ द डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी, सो मच डाइवर्सिटी वी हैव द ट्राइबल रीजन्स, सो नागालैंड अंडर आर्टिकल 371 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, सो दे अपोज इट ड्यू टू कस्टमरी लॉज, सो ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज का अपना राइट है। यहीं आप एक क्लॉज ये लिखोगे कि दिस इज अ डिलेमा बिटवीन व्हाट? डिलेमा बिटवीन आर्टिकल 14, 15 वर्सेस आर्टिकल 25 एंड 29 एंड 30, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, माइनॉरिटीज को राइट देते हैं, और ये इक्वलिटी के राइट देते हैं। तो फंडामेंटल राइट में ही डिबेट है। ये एक डिबेट है आर्टिकल 14, 15 वर्सेस डीपीएसपी की आर्टिकल 44 की स्टेट को डायरेक्टिव्स है टू रिफॉर्म द सोसाइटी, लोगों का फंडामेंटल राइट है। सॉरी, यहां आप आर्टिकल 25 करना, आर्टिकल 25 सॉरी, आर्टिकल 25, 29। तो एक जगह तो स्टेट का जॉब है, ये स्टेट की ड्यूटी है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल है गवर्नेंस का डीपीएसपी, तो स्टेट की ड्यूटी है टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी टू रिफॉर्म द सोसाइटी। एक जगह ये फंडामेंटल राइट हो जाता है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। फेडरलिज्म का डिलेमा हमने डिस्कस किया कि स्टेट्स हैं वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ पावर्स, बट वो लूज कर जाएंगे, सो विल नेग्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटीज। 21st लॉ कमीशन सेज कि इट इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। तो जब है ही नहीं, आपकी कमेटी ही रिकमेंड कर रही, तो व्हाई डू वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड क्या जरूरत है इसकी इंप्लीमेंट करने की। एंड पुटिंग मल्टीपल पर्सनल लॉज अंडर सिंगल अम्ब्रेला इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, इतने सारे माइनॉरिटीज के अपने इशूज हैं, ट्राइबल्स के अपने इशूज हैं, इतने सारे इशूज को एक सिंगल अम्ब्रेला में पुट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। एंड सेकंड थिंग, द ट्रस्ट डेफिसिट, परसेप्शन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, द ट्रस्ट डेफिसिट एमंग माइनॉरिटीज, उनको ये डर है कि कहीं ये होमोजेनाइज ना हो जाए इकोसिस्टम, कि जो मेजॉरिटेरियन कल्चर है, मेजॉरिटेरियन प्रैक्टिस है, वो कहीं माइनॉरिटीज के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो जाए। एंड दिस इज व्हाई देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द minorities, so they believe that state is trying to impose the majoritarian culture over minorities, so एक प्रॉब्लम वो बैकफायर कर सकता है। so ये कुछ इश्यूज हैं जो डिटर करते हैं टू स्टेट टू फ्रेम ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। बट व्हाट we need consensus building exercise, conduct open-ended dialogue, constructive dialogue, invite all religious heads, stakeholders, tribal groups, की एक consensus building exercise होनी चाहिए, then come to the final conclusion। यही आप कर सकते हो इंटरफेथ कमीशन, इंटरफेथ कमीशन रिकमेंडेड बाय होम, NCRWC, तो ये भी आप लिख सकते हो। प्रोफेसर योगेंद्र यादव सेज की बीट आउट बैड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल रिलीजियस पर्सनल लॉज, तो आपने क्या किया कि ट्रिपल तलाक को बीट आउट कर दिया, आपने डॉटर का राइट दे दिया हिंदू पर्सनल लॉज में, हिंदू सक्सेशन राइट में 1956 में। वैसे करके अगर आपको कोई चीजें गोवा में प्रैक्टिस है,
बैड प्रैक्टिस है, डॉटर का राइट मुस्लिम पर्सनल लॉज में नहीं है, आप एक एक करके रिफॉर्म कर दो, ऑटोमेटिक पर्सनल लॉज रिफॉर्म हो जाएंगे। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी एक वे आउट हो सकता है। हाउएवर स्टेट्स शुड एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म civil code through consensus based exercise, and Supreme Court also highlighted the need of UCC in Sahabano case 1985 and Sarla Mudgal case 1995 for the better legal interpretation. So ऐसे करके आप एक आंसर लिख सकते हैं, आप इससे भी बेटर आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज जैसे ही कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स के। सो इंट्रोडक्शन में आप बेसिक वही आर्टिकल 44 स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वही इंट्रोडक्शन लिखोगे और कंक्लूजन में फाइनली जजमेंट वगैरह लिख देना, एक जजमेंट पिकअप कर लेना या एनसीआरडब्ल्यूसी की किसी का भी ऐसा आर्गुमेंट उठा के कंक्लूजन लिख देना। बॉडी में आप जस्ट इतना याद रखो, एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज अ शरीयत लॉ 1937, क्रिश्चियन एक्ट 1972। कहीं एग्जाम्पल लिखना हो, केस स्टडी में आप गोवा, उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल कैसे, ये गोवा उत्तराखंड कैसे ऑलरेडी सिक्योर कर गए हैं, इसका एग्जाम्पल। शाहबानो 1985 का जजमेंट, सरला मुदगल का केस अगेन जजमेंट, 21st लॉ कमीशन नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, एंड द नीड एंड सिग्निफिकेंस, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, क्या जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है। इट विल सेव जुडिशियल टाइम, जब सारे पर्सनल लॉज एक सिंगल सिस्टम में फ्रेम होंगे तो एटलीस्ट कम से कम जुडिशरी का टाइम वेस्ट नहीं होता, नहीं तो कभी कभी जुडिशरी क्लर्जी बन जाती है तो लीगल वो जज रहे ही नहीं जाते। रिमूविंग इलिबरल प्रैक्टिसेस, सो गोवा में जैसे वाइफ का राइट्स हो गया तो जो पॉलीगैमी अलाउड हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 30 इफ वुमेन फेल्स टू कंसीव अ मेल हेयर, तो उस केस में क्या होता है, वुमेन पॉलीगैमी हस्बैंड को हो जाती है अलाउड, वो सब स्टॉप हो जाना चाहिए। पॉलीगैमी अमंग मुस्लिम्स, वो सब भी स्टॉप हो जाएगी अगर हम इंप्लीमेंट कर देंगे। जेंडर जस्टिस इंश्योर हो जाएगा, फुलफिलिंग द विजन ऑफ डीपीएसपी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्रेम्बल इन विसाजेस, प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएगा, अडॉप्टेड चाइल्ड को हो जाएगा, डॉटर्स को हो जाएगा, अडॉप्टेड चाइल्ड राइट्स, इन सबको रिकॉग्निशन हो जाएगी। चैलेंजेस डिस्कस ही किया कि डिलेमा है होमोजेनाइजेशन, डाइवर्सिटी, ट्राइबल्स की। फेडरल डिस्प्यूट्स है, नागालैंड अपोजेस आर्टिकल 371A में उसका स्पेशल स्टेटस है, सो नागालैंड से इसकी व्हाई आई शुड गो with the law which is made by parliament, people sitting in New Delhi, तो क्यों हम फॉलो करें। 14, 15, 25 एंड इन सब में डिलेमा है कि फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस दे दें कि आर्टिकल 44 की इंपॉर्टेंस दे दें। 21st लॉ कमीशन, ठीक है। फॉर्मिंग सिंगल अम्ब्रेला इज डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे मैरिज एक्ट हैं, किसका कैसे कौन सा डोमिनेट करेगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब यूसीसी क्रिएट होगा तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटीज को डिसएडवांटेज है, उसमें मेजॉरिटीज को भी डिसएडवांटेज है। आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखी, अब उसमें कंसेशन का प्रोविजन है, इनकम टैक्स वगैरह से लेकर के उनकी ब्लड लाइन वगैरह की जनरेशन टू जनरेशन कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इंश्योरेंस वगैरह का कैसे, उसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, वो सारी चीजें यहाँ डील होती है। कंसेशन होता है, स्पेशल केयर होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। बट जब यूसीसी बनेगा तो ये चीजें डिसमेंटल हो जाएंगी। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि माइनॉरिटीज को इसमें प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी को भी उनके अपने पर्सनल लॉज लूज करने पड़ेंगे, तो वो एक अपनी ही प्रॉब्लम है अलग लेवल की। एंड ट्रस्ट डेफिसिट है माइनॉरिटीज में कि जो मेजॉरिटेरियन स्टेट है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियन कल्चर को इम्पोज कर देगा। एनसीआरडब्ल्यूसी सेज कि वी नीड टू set up interfaith commission. Professor Yogendra Yadav says ki just weed out those illiberal practices from personal laws. We need consensus building exercise, case study हमने बता दिया। So this is all about uniform civil code, people. Hope you understood, and this is all about UCC. Thank you everybody. Have a nice day. Bye bye.